मजबूत जॉब आंकड़ों से अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी, डाउ 20,000 के ऊपर, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एशिया की मजबूत शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी 0.5% की तेजी के साथ 8,800 के करीब। एटीजी ने पेश किए कमजोर नतीजे, मुनाफा 45% फिसला, आय 6% करोड़ का। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने शेयर की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की। खर्चों में कटौती से डॉक्टर रेड्डीज की सेहत सुधरी। दिसंबर तिमाही में मुनाफा आया अनुमान से बेहतर, लेकिन आय पर रहा दबाव। घरेलू ग्रोथ 2% पर सिमटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ होंगे विक्रम लिमे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नाम पर मोहर लगाना बाकी। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। और वित्त मंत्री को बजट सेशन में जीएसटी बिल पास होने की पूरी उम्मीद। आवाज से खास बातचीत में नोटबंदी के असर से उबरने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने को बताया बड़ी चुनौती। और तैयार हो जाइए नए हफ्ते के लिए, जहां बाजार में मजबूत शुरुआत के सारे संकेत। और बुधवार को है क्रेडिट पॉलिसी, तो क्या क्रेडिट पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी से मजबूती आएगी, लीडरशिप आएगी? ये है बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और ज्वाइंट कैपिटल सर्विसेज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर भी। लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी 8800 के ऊपर चला गया है इस समय, और क्या अच्छी तेजी देखने को मिली अमेरिका बाजारों में। शुक्रवार के सेशन में आप देखिए 2017 का सबसे बेहतरीन दिन रहा शुक्रवार का। नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड स्तर छुए और डाउ भी देखिए 20,000 के ऊपर बना हुआ 186 अंकों पर, और इसी का फायदा सारे एशियाई बाजारों को इस समय मिल रहा है। जॉब रिपोर्ट्स का जो नंबर आया उससे बाजार खुश हुए। फिर बुल्स के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही शानदार। ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट? एक्चुअली हेमंत, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि जब अमेरिकी बाजार इतनी उछाल के साथ बंद हुए हैं और साथ ही डॉलर इंडेक्स बढ़कर नहीं आया, तो जनरली ये होता है कि अगर अमेरिका मजबूत हो तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती हो जाती है। लेकिन डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे बना हुआ है, वो हमारा सेंटीमेंट सुधार कर रखेगा और उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, और एशिया भी उसके साथ साथ मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल सिनेरियो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात। अच्छा, डॉलर की पॉलिसी आने वाली है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पेश करेगा, और वो चाहते हैं कि डॉलर जो है वो अब यहां से और मजबूत ना हो, कमजोर रहे, स्टेबल हो जाए। बिल्कुल, तो उससे पहले देखिए डॉलर जो है वो नर्म है। ये बताइए फिर हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन क्रेडिट पॉलिसी से 2 दिन पहले तेजी करनी चाहिए? फुल तेजी करनी चाहिए, कोई सवाल ही नहीं कि मंदी के बारे में सोचा जाए। और सबसे बढ़िया बात है कि देखिए, तेजी के बाजार में ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, जो हम बार बार कहते हैं। और दूसरी बात है कि ये दिमाग से निकाल लीजिए कि कितनी तेजी हो गई, क्या हो गई, इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। ये किसी को नहीं पता कितना बढ़ेगा और कहां टॉप बनेगा, लेकिन आपके लिए सिंपल फॉर्मूला यही है, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं जैसे जैसे ऊपर जाएं। तो ऐसे में सिंपल, आज शुरुआत में उसी तरीके से करूंगा जो आपकी रिस्क डिफाइन करता है। डे ट्रेडर्स, आपके लिए स्टॉप लॉस है 8,700। 8,700 के नीचे फिसले तो पहला कमजोरी का संकेत होगा, वहां पर आपको अपनी पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो 8,650 के नीचे जब तक न जाएं और बंद न हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां से आपके लिए 90 पॉइंट की रिस्क है, जो कि 1% की होती है, और निफ्टी में आप इन लेवल्स पर 1% की रिस्क तो लेकर चलेंगे, अदरवाइज तो फिर ट्रेड करना मुश्किल है। तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट दोनों लेवल्स सामने हैं, इन पर नजर रखिए। एफआईएस की खरीदारी और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, ये दोनों ही भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, और धीमे धीमे पिछले 2 सेशन के आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि एफआईएस का मूड बदलने के पहला संकेत आता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद पॉजिटिव है। अगर एफआईएस अपना मूड बदलने का एक इशारा दे तो फिर भारतीय बाजारों में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आज बड़े दिनों बाद एफआईएस के आंकड़ों को पॉजिटिव साइड पर लिखा है। ग्लोबल पॉजिटिव साइड पर है, एफएनओ पॉजिटिव साइड पर है, टेक्निकल और सेंटीमेंट ये फैक्टर्स भी पॉजिटिव साइड पर है। न्यूट्रल है तो सिर्फ घरेलू फंड्स के संकेत।
अब एक और चीज ये, अगर करेक्शन आया, देखिए इस वक्त भारतीय बाजार बेहद मजबूत है और बजट के बाद बाजारों की चाल बहुत क्लियर कट है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर करेक्शन आया तो करेक्शन ग्लोबल फैक्टर से होगा, किसी भी तरह से ट्रंप साहब के बयान या फिर उनके सामने और कहीं से कोई खबर आ जाए, तो लोकल फैक्टर्स में आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। सामने पॉलिसी है बुधवार को, और पॉलिसी तक बाजार अदरवाइज मजबूत रहेंगे, अनलेस कि आपको ग्लोबली कोई कुछ बड़ी इवेंट हो जाए, तो वो एक रिस्क है, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं। उस लिहाज से 8,700 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 8,800, 8,825 ये दो लेवल आज के लिए। और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, और यही बात हम लगातार पिछले 2 सेशन से कह रहे हैं। और इनमें भी सरकारी बैंक ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, और प्राइवेट बैंक में लीडरशिप आएगी तो आईसीआईसीआई बैंक से वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और ऐसे में जब तक बैंक निफ्टी 20,000 के ऊपर बना हुआ है, 20,000 के ऊपर बंद हो रहा है, तब तक आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और डे ट्रेडर्स दोनों के लिए बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 20,000 का बनता है, खरीदें। उसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, 20,350, 20,450 के लक्ष्य आज के लिए। सेक्टर्स जो मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने, फार्मा, आईटी और रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर हैं जो आज धुआंधार प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर कमजोरी हुई तो थोड़ी बहुत टायर शेयरों में। बिल्कुल, फार्मा, आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले सेक्टर होंगे। और देखिए, बैड बैंक इज अ गुड आइडिया, ये हम आपको शुक्रवार को बता रहे थे। और कई ऐसे पीएसयू बैंक्स हैं जिन्होंने नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छुआ, और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई, पीएनबी और तमाम पीएसयू बैंक्स के नंबर्स इस हफ्ते आने वाले, तो पीएसयू बैंक्स के लिहाज से ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे बढ़िया स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडिंग की जा सकती है, आपके टॉप पिक्स बताइए। नहीं हेमंत, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि पॉलिसी वेडनेसडे को है, मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारे टॉप पिक्स रहेंगे। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल पीएसयू बैंकों में हुआ है, मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंकों के मुकाबले में पीएसयू बैंक्स अभी भी काफी बड़े डिस्काउंट से ट्रेड करें। और यहाँ पे होपफुली गवर्नमेंट अभी बजट के बाद रिकैपिटलाइजेशन पे कोई अनाउंसमेंट करती है, कोई और थोड़े से ठोस कदम उठाती है, तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ और तेजी से दिखाई देगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ये टॉप पिक्स रहेंगी। अच्छा, और बाकी के कुछ स्टॉक्स भी मैं आपसे जानूंगा थोड़ी देर में। 2 टॉप पिक्स तो बता दिए हैं अविनाश ने, लेकिन एफआई और डीआई के डेटा को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? एफआई ने शुक्रवार को खरीदारी करी है कैश मार्केट में 354-55 करोड़ रुपए की, लेकिन एफएनओ में इतना बड़ा सेल का फिगर क्यों? डरना नहीं उससे। उसकी वजह हेमंत ये कि 1321 करोड़ के ऑप्शन बेचे, और ऑप्शन में ज्यादा पुट ऑप्शन बेचे। तो पुट ऑप्शन बेचने का मतलब है कि तेजी की पोजीशन बनाई बात है। और सामने उन्होंने 275 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। तो वायदा कारोबार में क्या किया, एफआई ने हेजिंग की है, इंडेक्स बेच दिए, सामने पुट ऑप्शन बेचे। तो इंडेक्स बेचना मंदी की पोजीशन है और पुट ऑप्शन बेचना तेजी की पोजीशन है, ताकि प्रीमियम कमाने का इरादा है। क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि बाजार बढ़ेगा तो सही, लेकिन रुक रुक कर बढ़ेगा या तेजी से नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम शायद थोड़ी सी पॉलिसी के बाद कम होती हुई दिखेगी। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बड़ी इवेंट होती है तो ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाती है, ठीक बात है, उसके बाद कम होती है। तो एफआईज बड़े चालाकी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और सामने कैश मार्केट में 350 करोड़ की खरीदारी है। अब आप देखिए, डायरेक्शनल खरीदारी है बिकवाली किससे देखते हैं वायदा कारोबार में, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों मिलाकर 350 करोड़ की बिकवाली है। सामने 350 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी है, न्यूट्रल हो गई। अब इन जो ऑप्शंस बेच रहे हैं वो पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, तो नेट नेट इस लिहाज से ये आंकड़े पॉजिटिव है, तेजी की तरफ है। इसलिए मैंने कहा तेजी के आंकड़े हैं। दूसरा, लोकल फंड्स, देखिए बड़ा सरप्राइजिंग है, 2 दिनों से लोकल फंड के आंकड़े नेगेटिव आ रहे हैं। अभी ये लोकल फंड्स अगर बेच रहे हैं तो ये सारे का सारा 1.25% की तेजी जो मिड कैप इंडेक्स में हुई है कर रहे हैं, ये किसने की है ना। तो इसका मतलब क्लियर कट है, लोकल मनी बहुत आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं ना 42 करोड़ के, ये आंकड़े कौन से हैं, खाली म्यूचुअल फंड के हैं, ठीक है, खाली इंश्योरेंस कंपनी। अब इतने ब्रोकरेजेस हाउस हैं, और उन ब्रोकरेज हाउस में बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा लगाते हैं 25-50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए, वो पीएमएस में पैसा डालते हैं। सही बात है। और वो जो खरीदारी होती है वो तो आंकड़ों में दिखती नहीं है, वो होती हुई दिख रही है, और वो बड़ा सेंस मिल रहा है। वीकेंड पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तो पीएमएस में बड़ा पैसा आ रहा है लोकल इन्वेस्टर्स का। कुछ पीएमएस ने तो कहा है कि भाई अभी इतना पैसा हमें मत दो, तो इतना पैसा आ रहा है पीएमएस में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए आंकड़े बेहद दमदार हैं, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं। और जो आप कह रहे हैं ना एफआईएस बहुत चालाक हैं, इनकी चालाकी सब गुल हो गई। ये बेचारे सोच रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के चलते बड़ा नुकसान होगा, लेकिन देखिए घरेलू संस्थागत निवेशकों ने सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया और क्या खरीदारी करी है। और इस वीकेंड पे मैं एक बजट स्पीच दे रहा था, मुझे सबसे बढ़िया बात इस बजट में यही लगी कि अगर ये बजट खराब होता तो नुकसान किसको होता है,
हमारे अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 7,900 से लेकर 8,700 तक की पूरी तेजी लोकल इन्वेस्टर्स ने की है। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये हुआ, ये बजट अच्छा आने से फायदा हमारे इन्वेस्टर्स को हुआ, एफआईएस को अब मजबूरी में आगे खरीदना पड़ा। लेफ्ट आउट वाली फीलिंग्स है एफआई में इस समय। तो चलिए विस्तार से इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन मानस जायसवाल भी हमारे साथ हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। आपके भी 2 ट्रेडिंग आइडियाज बताइए, आज तेजी वाला दिन तो लग रहा है। गुड मॉर्निंग हेमंत। बिल्कुल तेजी वाला दिन है, क्योंकि जिस तरह के लास्ट वीक की हमने क्लोजिंग देखी है, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने डेली चार्ट्स पे देखा है, उसको देखते हुए तो लगता है कि हम शायद जो पिछले हाईज थे 8950 के, वो बिल्कुल टेस्ट करेंगे। और अगर 2 स्टॉक चूज करने होंगे तो पहला स्टॉक होगा यूनियन बैंक का, जहां पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ज्यादातर पीएसयू बैंकिंग के चार्ट अच्छे लगते हैं। यूनियन बैंक ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 160 के आसपास था, वो बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। तो आप उम्मीद करिए कि ये रैली एक्सटेंड होगी। पॉसिबिलिटी बनती है कि यूनियन बैंक 180 तक के लेवल्स को टेस्ट करे, तो यहां खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 159 के स्टॉप लॉस रहेंगे। और दूसरा स्टॉक रहेगा ग्रैनुल्स इंडिया का, जहां पर मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ में अगर आप देखिए तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फ्राइडे के सेशन में 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो शायद यहां पर रिकवरी देखने को मिलेगी। और ग्रैनुल्स 139 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो मेरी राय में यहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉसेज 123 के नीचे लगाएं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं एफएनओ की। हाँ, ये बताइए एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? तेजी की पोजीशन बन रही है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कोई खास पोजीशन बन नहीं रही। तो इसलिए हम बार बार ये करें कि तेजी करनी है। देखिए, परफेक्ट ट्रेड ये हो सकता है, लॉन्ग बैंक निफ्टी, शॉर्ट निफ्टी आपकी परफेक्ट हेजिंग है। लेकिन वो भी क्यों करना है? सिंपल चीज ये कि बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जाए। बैंक निफ्टी जब तक 20,000 के ऊपर है, और 20,000 के ऊपर का होने का मतलब मुश्किल से आपके लिए 1% की रिस्क। एक चीज समझ लीजिए, जब भी आपको ये लगे कि बाजार बहुत बढ़ गए, तब आपको 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस तो मानकर चलना पड़ेगा, तभी आप बाजार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तेजी या मंदी जो भी करनी है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है, तो वो स्टॉप लॉस क्लियर कट डिफाइंड है। तो पहली बात तो ये कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है। देखिए, लगभग 2,60,000 शेयर बैंक निफ्टी में नए जुड़े हैं, जबकि निफ्टी में एक्चुअली 2 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है 1.08 पर, लेकिन अलार्मिंग लेवल पर नहीं है। हालांकि इस सीरीज को हमने भारी भरकम लेवल पर शुरुआत की थी बजट होने के बावजूद, पॉलिसी के बावजूद, लेकिन जिन्होंने भारी भरकम तेजी के साथ पोजीशन की शुरुआत की वो अभी भी फायदे में है, मुनाफे में, अच्छे मुनाफे में, इसलिए कोई डर नहीं है। और 1.08 का पुट कॉल रेशियो ऐसा नहीं कि जिसमें आप सोचना शुरू करें कि अटकेंगे। अब आज के लिए 2 लेवल अहम है। 8,700 को मैंने क्यों इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस के तौर पर चुना है? इनफैक्ट 8,700 के ऊपर जब तक बंद होते रहे तब तक तो तेजी की पोजीशन बढ़ाएं, 8,650 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन को कम करें। देखिए, शुक्रवार को 7 लाख और गुरुवार को 9 लाख, 2 दिनों में 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में 8,700 पर बना है। इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स जब तक 8,700 के नीचे ले जाकर निफ्टी को होल्ड नहीं करते या बंद नहीं करते, तब तक तेजी वाले ट्रेडर्स हार मानने वाले नहीं है। इनफैक्ट तेजी करने वाले ट्रेडर्स और वहां पर पोजीशन ऐड करेंगे, जैसे आप 8,800 के नजदीक आज पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो एकदम परफेक्ट काम है। अब आज 8,800 के आसपास आप रुक सकते हैं। 8,800, 8,825 की रेंज में मुनाफा वसूली आएगी, और क्यों आएगी वो बता दूं। 45 लाख शेयर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है 8,800 पर, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9,000 के लेवल के बाद 8,800 पर। तो 45 लाख शेयरों की पोजीशन अगर वहां पर बनी हुई है कॉल्स में, इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स की कोशिश होगी कि इस लेवल के आसपास बाजार को रोका जाए, लेकिन वो सिर्फ रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक बार की 8,800, 8,825 की रेंज में आप अपनी तेजी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर लें, वापस से आपको 50-75 पॉइंट नीचे मिले फिर से खरीद लीजिए, एक मौका मिल सकता है। ना करें तो फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते रहें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए आज से हेमंत वायदा कारोबार के डेटा में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और डेटा विक्स 13 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, तो विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स कम होता हुआ दिख रहा है, बाजार के लिए एक और पॉजिटिव। भाई 14.5 के ऊपर जाता है तो आपको अनकंफर्टेबल। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त है विक्स। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तेजी करिए। और देखिए, सिंगापुर वालों को शायद समझ में आ रहा है 8800 के ऊपर तो इन्होंने पार लगा दिया है। बस अनिल, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए ना आज, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस फिर तो क्या कहने, बिल्कुल फिर तो 9,000 है सीधा। एग्जैक्टली। चलिए, तो फिर उसके बाद नए लाइफ टाइम हाई 9,119 की बातें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे हो चुकी हैं, हम ही ने यहाँ पे सबसे पहले की हैं। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है निफ्टी पर आज के दिन। कौन से वो 5 शेयर हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, और अविनाश जी के अभी और भी पिक्स हैं, वो भी सब बताएंगे ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रही हैं। वैशाली पारिक की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर और कह रही है तेजी करिए, इनका टारगेट तो आज खुलते ही अचीव होने वाला है। 8800 का टारगेट है, SGX निफ्टी वहीं पहुंच गया है। 8680 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। के आज चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन 8725 के नजदीक, और वो मौका शायद शुरू में तो ना मिले, बाद में देखेंगे। 8700 का स्टॉप लॉस, 8775 और उसके आसपास खुलने के संकेत। और मोदी गोयल का भी टारगेट 8800, देखिए ये भी खुलते ही हो सकता है अचीव हो जाए। 8700 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय इनकी भी। प्रकाश गावा खरीदेंगे 8700 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, ऊपरी स्टॉप पर 8775, 8800 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की राय। और समित चौहान की राय भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये भी कह रहे हैं खरीदारी करिए। 8820 का टारगेट है इनका और ये कह रहे हैं 8700 के आसपास ही खरीदारी करनी चाहिए। 8640 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो 5 के 5 एक्सपर्ट आज देखिए मार्केट पर बुलिश और ज्यादातर लोग 8800, 8820 की बात कर रहे हैं। 8700 के नजदीक खरीदारी करने की राय ज्यादातर एक्सपर्ट की, लेकिन मौका मिलेगा इसमें बड़ा डाउट है। तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 8700। उसके नीचे फिसलेंगे तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अगर 8700 गलती से मिले तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्थानों पर 8775, 8800, ये 25 पॉइंट की रेंज है जहां पर जाकर रुकेगा बाजार, लेकिन लग वही रहा है कि खुलेगा 8775 और 8800 की रेंज में। ये संकेत साफ है इस वक्त SGX से भी और हमारी राय के मुताबिक भी। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए। टॉप 5 लेगा। हाँ, टॉप 5 ले लेते हैं, चलिए। तो बताइए अनिल, पहला शेयर जहां पर सबसे ज्यादा नजर होगी। JK सीमेंट। नंबर्स आए हैं इस वीकेंड पर और दमदार नंबर्स आते हुए, नंबर्स जो आए हैं 17 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़, मुनाफा बड़ा जबरदस्त बढ़कर आया। हालांकि आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन मार्जिन भी 4% बढ़े, वो मुझे लगता है बाजार को पसंद आने चाहिए। लेकिन क्विकहिल के नंबर्स देखिए बहुत ही कमजोर आए। एक्सपेक्टेशंस तो लगी हुई थी इस कंपनी के साथ डिमोनेटाइजेशन के बाद कि इनकी बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन नतीजों से हुई है निराशा और 93% मुनाफा घटा है। तो आज देखना होगा इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखेगा। काफी प्रेशर के साथ खुल सकता है। 15% के मार्जिन के मुकाबले 10% के मार्जिन रह गए, तो मार्जिन में भी 5% की कमी। मुनाफे में वायरस वही लग रहा है कि मतलब मैं भी देखिए सोच रहा हूँ हेमंत की इतने खराब नतीजे कैसे आ सकते हैं इस तरह। एग्जैक्टली, बहुत ही खराब नतीजे। चलिए एनीवे, और इतने ही खराब नतीजे जेट एयरवेज के भी हैं एक्चुअली, और 70% मुनाफा बढ़ा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर क्रूड थोड़ा सा बढ़े, अगर इनके मुनाफे पे इतना असर आ जाए तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। 467 करोड़ से घटकर सिर्फ 142 करोड़, सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि आय तो स्टेबल है। मार्जिन यहाँ पर देखिए 13.5% से घटकर 5.25%, यानी कि मार्जिन में 7% से ज्यादा की कटौती। खर्चे ज्यादा हैं और आय बड़ी वेरी करती है, तो ये जेट एयरवेज के लिए बड़े खराब तिमाही नतीजे, बिल्कुल कमजोर नंबर कहे जाएंगे। इसके अलावा ग्रासिम पर भी रखिए नजर। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी जो फॉरेन में लोग हैं वो पैसा डालते हैं किसी एक शेयर में, तो उनके लिए एक लिमिट तय की जाती है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते किसी एक स्टॉक में। और वो लिमिट थी ग्रासिम के लिए 30% की, जिसको बढ़ाकर 49% कर दिया है। यानी अब FPIs के लिए ज्यादा बड़ा हेडरूम है और करीब करीब 19% हेडरूम बढ़ गया है, तो इस शेयर के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ल्यूपिन एक और स्टॉक है जिस पर नजर होगा। ओके, ल्यूपिन के नतीजों, ल्यूपिन के लिए भी खबरें पॉजिटिव है, और साफ तौर पर यहाँ पर भी इनकी एक दवा है, जेनेरिक दवा, जिसके लिए दवा का नाम बड़ा मुश्किल है, हम छोड़ देते हैं। स्किन की दवा है, हाँ, स्किन केयर की दवा है। ये तो एक क्रीम है जिसके लिए US FDA से मंजूरी मिली है, फाइनल मंजूरी मिली है, तो ये पॉजिटिव है ल्यूपिन। और ये कह रहे हैं कि जल्द ही इस दवा को अब US के मार्केट्स में लॉन्च भी करेंगे। जेनेरिक दवा है, तो जेनेरिक दवा आजकल देखिए वहां पर भी और ट्रम्प साहब तो चाहते हैं कि जेनेरिक दवाएं बिके और ब्रांडेड दवाएं कम से कम बिके, ताकि उनका जो इरादा है हेल्थ केयर बिल कम करने का वो पूरा हो सके। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर। दो सरकारी बैंक बताए अविनाश जी आपने, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स आपकी खरीदारी की लिस्ट में है आज? अनिल जी, हमको फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज पसंद है। इनफैक्ट नतीजे जो वीकेंड पे आ गए काफी अच्छे थे, इनफैक्ट मार्केट्स की उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। और यहाँ पे जो नोटवर्दी बात थी वो उनकी EBITDA फ्रंट पे थी। EBITDA का बीट काफी पॉजिटिव था, प्रॉफिटेबिलिटी भी नेट लेवल पे जिस हिसाब से बढ़ी है, हमको लग रहा है कि मार्केट्स में शायद इसलिए एक्सपेक्टेशन थी कि इनकी US मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली कम हो, तो डॉक्टर रेड्डीज में आज डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड देखने को मिले। दूसरा शेयर मारुति रहेगा। हमको लग रहा है कि हालांकि इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, वॉल्यूम नंबर्स भी अच्छे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन Jan to March के क्वार्टर में आएगा, यहाँ पे भी तेजी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे भी कोई भी अगर सॉफ्टनेस या इवन एट द करंट लेवल कोई खरीदता है तो मारुति ऑल्सो विल बी अ गुड पिक। तो ये दोनों ही शेयर्स पे नजर रखें।
ऑलराइट, चलिए तो ये दो ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अनिल, सब लोग बजट के शोर में भूल गए, मारुति ने क्या नंबर्स पेश किए। 1.44 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची, यानी 27% ज्यादा गाड़ियां बेची। अच्छा, मैं देख रहा था इग्निस जो अभी गाड़ी आई है ना, 8 से 10 हफ्तों की वेटिंग है, ब्रेजा के लिए 18 हफ्तों की वेटिंग है, और लाइन लगी है बलिनो के लिए 24 हफ्तों की वेटिंग है, यानी नंबर 24 हफ्तों की। तो नंबर्स जो है वो आगे आने वाले समय में भी अच्छे आएंगे। तो ये स्टॉक है, देखिए अब 6000 के ऊपर निकल चुका है और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं? डॉक्टर रेड्डीज पर अच्छे नतीजों के बाद डीवीज पर, और एसीसी के कमजोर नतीजों के बाद सीएलएसए ने क्यों डाउनग्रेड किया इसे, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और देखिए, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद और ओवर द वीकेंड नतीजे काफी इंपॉर्टेंट कंपनियों के आए हैं। डॉक्टर रेड्डीज कुछ ही देर पहले अविनाश कह रहे थे उनको पसंद है। एसीसी और जेट ने हालांकि नतीजों के बाद निराश किया है। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, बताइए इन तीनों कंपनी पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? डॉक्टर रेड्डीज के अनुमान से बेहतर नतीजे आए थे। हालांकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी निराशा वाली हाथ आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चौथी तिमाही शायद कमजोर हो सकती है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। तीन प्लांट्स हैं, इनका दोबारा से इंस्पेक्शन होगा, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और उसके चलते हुए ये देख रहे हैं कि शायद चौथी तिमाही कमजोर होगी। हालांकि नतीजे बेहतर थे, इसलिए सीएलएसए ओवर-8 यानी बाय करने की आपको सलाह दे रहा है। निवेश करके चलिए 3620 का इनका लक्ष्य है। 15% मौजूदा भाव से आपको तेजी ये शेयर दिखा सकता है। ओवर-8 का कॉल जेपी मॉर्गन का भी है। 3500 का लक्ष्य देख रहे हैं। मैक्वारी कह रहा है अगर ये इस कमेंट्री के बाद थोड़ी गिरावट होती है तो ही ये ऐड करेंगे। 3425 का इनका लक्ष्य था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 3500 का कर दिया है। 11% का अपसाइड देख रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा बुलिश कॉल आज डॉक्टर रेड्डीज पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की है। निवेश करने की सलाह तो साथ साथ में दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। 3765 का था, अब इसे बढ़ा करके इन्होंने 3800 का कर दिया है। सबसे कमजोर कॉल अगर मैं देख रही हूं तो बेयरिश कॉल जिसे माना जाएगा वो क्रेडिट स्विस का है, क्योंकि मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे और मैनेजमेंट जिस तरह से चिंता जता रहा है उसके चलते अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 2750 का इनका लक्ष्य है, 13% का डाउन साइड। और इसी तरह से जेफरीज भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग और 2800 का इनका भी लक्ष्य है। एसीसी ने बेहद खराब नंबर्स पेश किए हैं। सीएलएसए डाउनग्रेड कर रहा है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग से सेल यानी सीधे बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। 1300 का इनका लक्ष्य है। 9% का मौजूदा भाव से आपको ये शायद गिरावट दिखा सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी अंडरवेट का कॉल दे रहा है। 1372 का इनका भी लक्ष्य है। और जेट एयरवेज ने भी बेहद खराब नंबर्स पेश किए। बिकवाली करने की सलाह दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 80 रुपए घटा करके अब 300 रुपए का कर दिया है। 21% का एक डाउन साइड ये देख रहे हैं अगले 12 महीने में जेट एयरवेज में खराब नतीजों के बाद। तो खराब नतीजों के बाद डाउनग्रेड है एसीसी में और जेट एयरवेज में, और वहीं डॉक्टर रेड्डीज पर अपग्रेड आते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा और कौन सी रिपोर्ट नहीं थी? भारत फोर्ज के एक नंबर्स आए थे। नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स बढ़े हैं जनवरी में 20% साल दर साल, और इसी पर सीएलएसए बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1200 रुपए का इनका लक्ष्य है, जो कि 26% अपसाइड देख रहे हैं। आगे चल के और सुधार हो सकता है, लेकिन इसी का एक कॉन्ट्रा कॉल है नोमुरा का, जो कि रिड्यूस का कॉल मेंटेन कर रहा है। कह रहे हैं टारगेट प्राइस ही अभी फिलहाल अनचेंज रखेंगे। 797 का इनका लक्ष्य है, जो कि 16% का एक डाउन साइड है। टोरेंट फार्मा की एक किडनी की दवा है जिसमें अब एक यूएस एफडीए से मंजूरी मिलने में और देरी हो सकती है। सीएलएसए टोरेंट फार्मा पे निवेश करने की सलाह तो दे रहा है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने घटा दिया है। 1680 का था, अब इसे घटा के इन्होंने 1640 का कर दिया है। और कोटक भी रिड्यूस यानी बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। इन्होंने ईपीएस अनुमान FY18 के 7% और FY19 के 12% घटा दिए हैं, क्योंकि इस ड्रग को अगर देरी होती है मंजूरी मिलने में तो ये एक नेगेटिव होगा। ऑलराइट, चलिए तो इन तमाम कंपनियों पर रखिए नजर। लेकिन मानस, जेट एयरवेज, इसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? पिछले कई दिनों से थोड़ा प्रेशर में था ये स्टॉक, मानकर चल रहा था बाजार की नंबर्स कमजोर आएंगे, फिर एटीएफ के दाम बढ़े, तब एक झटका लगा इस स्टॉक को। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? सपोर्ट लेवल्स कहां पर आ रहे हैं? देखिए, बड़े समय से मैं समझता हूँ 650 के स्तर से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन पिछले करीब एक मंथ में अगर आप देखिए तो 325 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है। पर दिक्कत यह है कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जब तक ये 425 के लेवल्स को ब्रेक ना करे,
यहाँ पर बहुत बड़े रिवर्सल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर 425 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पूरा क्रैक हमने 650 से देखा था उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा, और उस केस में 490 और 500 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है, पर उसके लिए 425 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो स्ट्रिक्टली 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर 330 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 50 रुपए का क्रैक देखने को जेट एयरवेज में मिल सकता है। ओके, तो जेट एयरवेज पर यह है चार्ट पर रहा है, और इसके साथ ही एक और नतीजा एसीसी का जो कमजोर दिखा है, डाउनग्रेड पे आए। क्या करना चाहिए सीमेंट स्टॉक्स में, खासतौर से ऐसे नंबर दिए आए, क्या गिरावट हो तो खरीदारी करें या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना ठीक रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में तो नंबर्स अनिल जी खराब आने ही वाले थे, बट जिस प्रकार का बजट में अनाउंसमेंट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमको लग रहा है कि गिरावट में डेफिनेटली अगर लंबा निवेश का अगर विचार है तो जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अलॉन्ग विद एसीसी हमको लग रहा है अल्ट्राटेक लार्ज कैप में, और छोटे में जेके लक्ष्मी सीमेंट और हेडलबर्ग सीमेंट, ये स्टॉक्स हमको लग रहे हैं कि अगर गिरावट ओवरऑल सीमेंट पैक में आती है तो इनको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से FY18 शुड बी अ मच बेटर ईयर, बोथ वॉल्यूम और प्राइसिंग के फ्रंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसके नंबर जबरदस्त आए। इवन जेके सीमेंट, डालमिया भारत, ओरिएंट सीमेंट, छोटे वाले तो छोटी वाली एग्जैक्टली भाई, छोटी वाली सीमेंट कंपनी अच्छा कर रही है, बड़ी वाली में दिक्कत है। बड़ी वाली शायद अपने दाम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, पता नहीं। और ये एक पन्नियम सीमेंट में देख रहा था, छोटी छोटी सीमेंट कंपनी को तो फर्स्ट क्लास नंबर। बिल्कुल, छोटी सीमेंट कंपनियां तो अविनाश जो कह रहे हैं छोटी छोटी खरीदो। हाँ, अविनाश जी कह रहे हैं वो कौन सा, एक तो हेडलबर्ग और कौन सा बोला आपने? जेके लक्ष्मी। हाँ, तो बस यही जेके लक्ष्मी या जेके सीमेंट, दो है। नहीं, इनफैक्ट जेके लक्ष्मी सीमेंट पे हम पॉजिटिव है। ऑल राइट, और दोनों के नंबर्स अच्छे हैं, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ज्यादा बेहतरीन शेयर हो सकता है। लेकिन डीवीज लैब, इसके नंबर्स को आपने किस तरह से रीड किया? अब थोड़ी मायूसी हाथ लगी है, डीवीज लैब किस तरह से परफॉर्म कर सकता है आज? मुझे लग रहा है कि नंबर्स तो डेफिनेटली मोर और लेस मॉडरेटली ठीक ठाक थे, बट आई थिंक अगर इनकी 483 का डेवलपमेंट देखे तो मार्केट्स इसके ऊपर भी कोशिश करेगी कि इसके बाद क्या होगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स में इस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा कंसर्न है कि आगे 483 के बाद अगर कोई इंपोर्ट अलर्ट या कोई और कोई इशू आता है तो डेफिनेटली इनके विशाखापट्टनम प्लांट को लेके काफी नेगेटिव सरप्राइज पहले आ चुका था। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हेमंत, नतीजे से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट अगर कोई मैनेजमेंट कमेंट्री आती है वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव, वो शायद शेयर को आगे ड्राइव करेगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए। ओबीसी, इसके चार्ट्स देखकर बताएं मानस जरा राय। नतीजे तो खराब आए, मतलब अच्छे ही खराब है एकदम। फिर एसेट क्वालिटी भी ढीली डाली है, क्या तेजी हो गई इन सब में पहले? अच्छा, स्टॉक ऑलरेडी तेजी दिखा भी चुका है। अच्छा, वायदा कारोबार के बैन में मुझे लगता है आज बैन से बाहर आने के लिए इसके लिए सही दिन होगा। मुझे लगता है आज जो पोजीशंस कटेगी कराएगी। देखिए, ओबीसी के रिजल्ट बताऊं आपको, स्लिपेज 2700 करोड़ 2150 करोड़ से बढ़कर जबरदस्त बढ़े हैं एक्चुअली, और लॉस फिर से आया 130 करोड़ का, अंदाजा था 150 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। प्रोविजंस बढ़कर आए 1327 करोड़, तो हर लिहाज से नतीजे खराब है। वैसे ये बताएं चार्ट्स पर क्या संकेत हैं, ओबीसी कितना गिर सकता है, और अगर बहुत तेजी से गिरे तो खरीदारी करनी चाहिए, यदि हाँ तो कहां? देखिए, चार्ट्स में तो वीकनेस नहीं लग रही है, और जिस तरह के पिछले करीब 3-4 दिन में हमने लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखा है, पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 143, 145 जो रेजिस्टेंस है वो शायद आने वाले टाइम में ब्रेक होगा। तो मेरी राय में अगर कोई नेगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक में गिरावट आए तो 126 से लेकर 122 ये एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर स्टॉक को खरीदा जा सकता है। मैं समझता हूं कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि अब 116 रुपए के आसपास है। तो गिरावट पे खरीदारी करें, 116 रुपए के स्टॉप लॉस रखें, और जो पहला टारगेट होगा वो 142 और 145 की रेंज में रहेगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है और आज इस शेयर पर रहेगी नजर। लेकिन जब भी देश के पॉलिसी मेकर्स और कॉर्पोरेट दिग्गजों को कहनी होती है अपने मन की बात, तो वो चुनते हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। जी हां, आप ही का चैनल CNBC आवाज। बजट के बाद का सबसे बड़ा इंटरव्यू लेकर आए हम देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ। बजट के बाद हिंदी में वित्त मंत्री जी ने आप ही के चैनल को चुना और सबसे पहले इंटरव्यू हमें ही दिया। सरकार ने बजट में टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट में मुख्य तौर से ईमानदार लोगों को राहत दी गई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने पर जोर दिया गया है। बजट की और बजट से पूर्व मेरी रणनीति रही है, जो देश के साथ टैक्स के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आता
उसके प्रति सख्ती और उसको टैक्स नेट में लाना। और जो ईमानदार आदमी टैक्स नेट में आता है वो ठीक काम करता है, इसलिए उसको जो भी रिबेट्स दी जा सकती हैं उसको दी जाए। तो ईमानदारी को रिवॉर्ड करो और बेईमानी के साथ सख्ती से पेश आओ, ये बड़ा स्पष्ट नीति थी। हमने काले धन के खिलाफ इतने कदम उठाए, उसके बाद आज लोगों को एक प्रकार से आकर्षण हम लोगों ने दिया कि आप टैक्स नेट में आइए, आधे पेज की रिटर्न फाइल कीजिए, कोई आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी और केवल 5% टैक्स होगा। और जो व्यक्ति 5-6 लाख से कम की आमदनी डिक्लेयर करता है उसको लगभग बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए टैक्स नेट भी बढ़े, ऑनेस्ट आदमी रिवॉर्ड हो और टैक्स नेट बढ़े, ये इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य था। बिल्कुल। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास काफी पैसा आया है और सरकार इसका इस्तेमाल बैंकों की सेहत सुधारने के लिए करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बजट के बाद अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करना है सरकार की प्राथमिकता। रीमोनेटाइजेशन काफी तेजी से चल रहा है। एक चुनौती हमारे सामने है क्योंकि काफी पैसा बैंकों की व्यवस्था में आया है, बैंकों के स्वास्थ्य को सुधारना। दूसरा, देश में निजी क्षेत्र को और गति देना और जीएसटी को शीघ्रतम लागू करना। ये 3 काम हो जाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी और बढ़ सकती है। जीएसटी की बात चली तो सर ये अब कितना आश्वस्त है कि 1 जुलाई से हम इसको लागू कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 15 सितंबर संवैधानिक दृष्टि से अंतिम डेट है, उससे पहले लागू होना है और इसलिए जीएसटी काउंसिल ने 1 जुलाई की डेट तय की है। जीएसटी काउंसिल की सर बैठक भी होने वाला, तो क्या मतलब जीएसटी जुड़े जो 3 बिल हैं बजट सेशन के हम लोग प्रयास करेंगे कि वो पारित। और वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों के पास 1 से ज्यादा घर है वो जरूरतमंद नहीं है और उन्हें टैक्स में और ज्यादा छूट देना जरूरी भी नहीं है। जो 2-2, 4-4 मकान रख सकता है वो जरूरतमंद नहीं है। जरूरतमंद वो होता है और सरकार की प्राथमिकता वो होती है जो मेहनत मजदूरी करके पहला मकान खरीदता है। जो लग्जरी के दौर में चला जाए तो उनको टैक्स कंसेशन देंगे। टैक्स पॉलिसी उसकी चिंता नहीं कर सकती, टैक्स पॉलिसी तो जरूरतमंद की चिंता करती है। बिल्कुल। चलिए, तो ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके चैनल सीएनबीसी आवाज को जो वित्त मंत्री ने दिया और पहला हिंदी का इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस फोकस करेंगे उन स्टॉक्स पर जहां पर आज खुलने के साथ एक्शन देखने को मिलेगा। और इस बीच देखिए एसजीएक्स निफ्टी यहां हाफ सेंचुरी जड़ चुका है, 8810 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजार खुलने वाले हैं। ब्रेक लेंगे और फिर हाजिर होंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं अविनाश गोरक्षकर और मानस जायसवाल, और अब एफएनओ की स्ट्रेटेजी बताने के लिए गौरव बिस्सा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से। गौरव जी, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बताइए क्या किया जाए, और दोनों में से अगर आपकी दोनों की खरीदारी की राय हो तो फिर ये बताइए दोनों में से क्या बैंक निफ्टी खरीदना ज्यादा ठीक है? गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल बैंक निफ्टी खरीदना ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है यहाँ से और 1% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है निफ्टी में। 8820 इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है स्पॉट लेवल्स में। ऑन द अदर हैंड 20,200 के ऊपर स्पॉट लेवल्स में छोटा ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में जो आपको 20,400 20,450 तक लेके जा सकता है। और अगर ये सस्टेन करता है 20,400-500 का जो सस्टेन करता है तो और 5 से 7% आपको करंट सीरीज में ही देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो ज्यादा रोबस्ट है वो है बैंक निफ्टी। चलिए, तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है और उसमें पीएसयू बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गौरव, क्या आप कोई पिक्स है जिसमें पीएसयू बैंकों पर आप बुलिश हैं, और अपनी पिक्स भी बता दीजिए बाकी की सारी। देखिए पीएसयू बैंक से काफी रैली हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक ओरिएंटल बैंक है जहाँ पे पोजीशंस भी बनी है और ब्रेकआउट की कगार पे है, तो मुझे लगता है वो आप ले सकते हैं। 125 के स्टॉप लॉस ऊपर है, फिर से वही 140 तक एक बार वो लेवल दिखा सकता है। लेकिन अग्रेसिवली यहाँ पे पीएसयू बैंक में नहीं खरीदने की सलाह दूंगा क्योंकि काफी एक मोमेंटम आ चुका है। और रही फ्रेश रिकमेंडेशन की तो एक इन्फ्राटेल काफी अच्छा लग रहा है, भारतीय इन्फ्राटेल शॉर्ट कवरिंग इसमें शुरू हो चुकी है, 295 के लेवल अच्छे से सस्टेन हो रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक 8 से
10% का मूव देखने मिल सकता है पोजिशनल में। ट्रेडिंग के लिहाज से आप 315 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 295.5 का होगा। दूसरा है विप्रो जो आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवर देखी जा रही है। 450-455 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, बार बार यहाँ से उछाल मारी है स्टॉक ने। तो एक 453 हाफ स्टॉप लॉस आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। ऊपर में 475 का एक इमीडिएट टारगेट होगा। और वीक में मुझे एक अंबुजा सीमेंट वीक लग रहा है, जहाँ पे अनवाइंडिंग देखी जा रही है। अगर 230 के नीचे का सस्टेन हुआ तो मेरा ये मानना है एग्रेसिव शॉर्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो 232-50 के छोटे स्टॉप लॉस से आप इसको सेल कर सकते हैं। नीचे में आपको 224 से 222 देखने मिल सकते हैं। ओके, तो अंबुजा सीमेंट यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, एसीसी के नंबर तो कमजोर आई है। विप्रो, अपने काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको आईटी और फार्मा पसंद आने लगा और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कुछ वैल्यू बाइंग वहां पर नजर भी आ रही है। लेकिन एक शेयर जिसमें सबने पैसा बनाया, लौरा सीएनबीसी आवाज पर हमने सबसे पहले कहा था कि बीएससी के आईपीओ में जरूर पैसा लगाइए। उसके बाद आप कह रहे थे 1100 के ऊपर टिक नहीं पाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 1200 का हाई लगाया इसने शुक्रवार को और आप देखिए 1100 के नीचे जाकर समाप्ति दी। लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पर खरीदना चाहिए या तो एनएससी के आईपीओ का वेट करना चाहिए? देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला जो था कि जिस भाव से आप होल्ड करते जाएं 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा है, तो 1200 का हाई बनाने के बाद जिन्होंने 1150 या 1125 के नीचे बेच दिया वो सुखी है। ठीक बात है। और वैल्यूएशन अल्टीमेटली वहां पर परफेक्ट है। 1100 के ऊपर के वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते। अब खरीदना कहाँ है? खरीदने का रेंज होगा 1000 से लेकर 1025 के आसपास। वहां पर आए तब खरीदना चाहिए, उससे पहले नहीं खरीदना चाहिए। और मिल भी सकता है, ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ना मिले तो फिर आप एनएससी के आईपीओ का इंतजार कीजिए, वो चलेगा। डीमार्ट आईपीओ भी आने वाला है। डीमार्ट का आने वाला, वो सेबी से क्लियर हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो वो एक अच्छा आईपीओ होगा। इसके अलावा अदरवाइज फिर अब तो क्या ट्रेडिंग ही करनी है। ठीक बात, तो अब ट्रेडिंग करनी तो फिर बजाय बीएससी खरीदने के या आप एनएससी का आईपीओ का इंतजार करना, आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई ये दो बेहतरीन ट्रेडिंग स्टॉक है जो आपको कभी भी मूव दे सकते हैं 2-3-4% का। तो ये स्टॉक मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। और अगर इन लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है तो बीएससी के बजाय एमसीएक्स इन्वेस्टमेंट के लिए एमसीएक्स बेहतर है। भले ही महंगा है लेकिन वहां पर ग्रोथ है। बीएससी में क्या है? ग्रोथ नहीं, स्टेबिलिटी है बस। सही बात, ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, तो अब अगर खरीदना है तो एनएससी का थोड़ा इंतजार कर लीजिए और वहां पर भी वैल्यूएशन देखकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक और स्टार जो था शुक्रवार का, उस पर भी बात होगी। यहाँ सन टीवी क्या जबरदस्त तेजी दिखाई, क्या ये तेजी और आगे बढ़ेगी, इस सब पर बात करेंगे। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट अविनाश गुरश्कर, मानस जायसवाल और गौरव बिस्सा हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले देखिए हमने बात करी शुक्रवार के स्टार लिस्टिंग पर, बीएससी पर, और अब बात सन टीवी पर। एफएनओ में सबसे ज्यादा बढ़त के साथ ट्रेड करने वाला शेयर सन टीवी का ही था। ये बताइए अब क्या करें इसमें? क्या और ऊपर के अपसाइड्स दिखते हैं आपको, या जितनी तेजी होनी थी एक ही दिन में सब हो गई? क्योंकि लोग लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है काफी सारे लोगों में इसमें। नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत ये डेफिनेटली काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। और जिस प्रकार से ग्रोथ इनके कॉम्पिटिटर जी एंटरप्राइजेज ने दिखाया है, मेरे ख्याल से इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वही थी कि मैनेजमेंट इस केस में काफी उलझा रहा और इसलिए जो बिजनेस का फोकस था वो पीछे हट गया था। तो आने वाले साल में हमको लग रहा है कि नॉट ओनली साउथ में मार्केट शेयर ये अच्छी तरह से रिगेन करेंगे, बट होपफुली इनफैक्ट अर्निंग्स में भी अच्छा इजाफा होगा। तो आई वुड प्रिज्यूम दैट थोड़ा सा भी अगर करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इवन अपर लेवल्स आर पॉसिबल। अर्निंग्स अपग्रेड डेफिनेटली FY18 के लिए अगर आता है तो यहाँ से और भी रेटिंग पॉसिबल है। ओके, यहाँ से भी अपसाइड बाकी है सन टीवी में। और सन टीवी में आज एक और खास बात है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, 9 बजे के बाद। हाँ, 9 बजे के बाद बताऊंगा सन टीवी में पॉजिटिव है ना? हाँ, पॉजिटिव क्यों तेजी होनी चाहिए वो थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा, तो चलिए ये सन टीवी की बात हुई। कुछ और रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं इस बार। लंबी लिस्ट है हेमंत पूरे वीकेंड पे। क्विक हील, ये कंपनी को क्या हो गया? मतलब हम समझते थे भाई कि जिस तरह से माहौल बदल रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट, कंप्यूटर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरस की जरूरत पड़ती हुई है, एंटीवायरस की वायरस की नहीं एंटीवायरस की। मुझे नतीजे को देख के लगा इसको वायरस लग गया है।
अच्छा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ आई थिंक अनिल जी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस बात की पुष्टि तो सभी लोग पूछेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जिस हिसाब से गिरा है 90%, मेरे ख्याल से काफी लोग इस बिजनेस मॉडल पे पॉजिटिव थे। स्मार्टफोन्स, अगर इंटरनेट यूसेज की बात करें तो सभी का यही मानना था कि इस कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। डिजिटाइजेशन का भी जो थीम अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसका भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक वन विल हैव टू वेट एंड वॉच। अगर ये वन टाइम ऐसा कोई खराब नंबर है तो ये क्लियरिटी आने के बाद ही मेरे ख्याल से एक व्यू बन सकता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐसा कोई स्टेटस नहीं लग रहा है कि जिससे कि इसको कंप्लीटली राइट ऑफ किया जाए। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच। ओके, चलिए, तो वेट एंड वॉच का अप्रोच आपको क्विक हील में रखना चाहिए। लेकिन एडलैब्स के नंबर्स काफी अच्छे आए, इंडियन होटल्स के नंबर्स काफी अच्छे आए। मानस, एडलैब्स, इंडियन होटल्स दोनों के चार्ट देखकर बताइए कैसे लगते हैं दोनों ही स्टॉक्स? चार्ट्स पर कुछ दम है इनमें? देखिए, एडलैब में तो बिल्कुल भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। हम लगातार काफी समय से गिरावट देख रहे हैं और लगातार जब भी हम रिकवरी देखते हैं तो 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके एक नया लो बनाता है। ये जरूर है कि 70 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखने लगा है, बट फिर भी रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। मैं समझता हूं कि रिवर्सल के साइन तभी देखने को मिलेंगे जब स्टॉक 84 के ऊपर निकलेगा। तो खरीदारी, जो फ्रेश खरीदारी है वो 84 के ऊपर करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एडलैब्स में खरीदारी करें। नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। 67.31 ये था शुक्रवार का लेवल। 6 पैसे की मजबूती के साथ रुपया बंद हुआ। आज भी क्या मजबूती होगी, यह स्टेबल शुरुआत होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक ऊपर है और 13 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दे तो 8,800 से बेहद नजदीक खुलने की तैयारी भारतीय बाजारों की। और होगा आपके लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज का स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 के बाद आपके लिए एक्शन होगा भरपूर। और उस एक्शन में आपको ट्रेडिंग के लिए मदद करेंगे मानस जायसवाल, गौरव बिस्ता और साथ ही अविनाश गोरक्षकर। तो देखिएगा पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।